हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम विश्व भूगोल में जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम एक खास खंड जिससे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जलवायु, उसके बारे में दीर्घ रूपेण समझेंगे। इस पूरे वीडियो को हमने 3 भागों में रखा है। पहला भाग जिसमें हम ये जानेंगे कि जलवायु क्या होती है और साथ ही मौसम के बारे में भी समझेंगे। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी अर्थात अंतर को भी जानेंगे। इसके अलावा दूसरे खंड में हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को रखा है। अर्थात कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किन आधारों पर किया है और उनके आधार का जो स्वरूप था वो कैसा था और किन किन मानकों के आधार पर उन्होंने किन किन प्रकार के जलवायु को रखा। तीसरे खंड में हम विश्व एवं भारत की जलवायु के बारे में समझेंगे। ताकि 3 खंड में हमने इसलिए रखा है ताकि पूरी जो विषय वस्तु है वो कवर हो जाए और पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में बोरियत महसूस न हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जलवायु के बारे में। देखिए, हमने कुछ परिभाषाएं लिख रखी हैं, आप बोर्ड को देख सकते हैं, इच्छा हो तो नोट भी कर सकते हैं। पहला क्लाइमेट, विश्व जलवायु में क्लाइमेट है। दूसरा है मौसम। तीसरा बात है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, उसे कौन कौन से जो कारक हों प्रभावित करते हैं। एक चीज़ आपके मन में आना चाहिए कि आखिर ये मौसम और जलवायु क्या होती है। क्या दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या छोटा छोटा डिफरेंस है? तो देखिए, है दोनों लगभग एक ही चीज़, बस छोटा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि मौसम किसी खास समय और किसी छोटे क्षेत्र के बारे में परिभाषित किया जाता है, जबकि जलवायु किसी बड़े क्षेत्र को और दीर्घ समय के लिए परिभाषित किया जाता है। कैसे होती है इसको देख लीजिए। तो देखिए, पहला क्या है जलवायु। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्ष की विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसम दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। इसमें प्रायः 35 से 40 वर्ष के डेटा को संग्रह किया जाता है। अर्थात किसी खास क्षेत्र में, कोई भी खास क्षेत्र जहाँ पे मौसम की जो दशाएं होती हैं उसको रखा जाता है, देखा जाता है, और वो लगभग 35 से 40 वर्ष के मौसम के डेटा को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार का जलवायु है। यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी खास क्षेत्र के जलवायु में और समय, किसी खास समय में स्थित मौसम में अंतर होता है। जैसे भारत के बारे में समझिए, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। हमारे यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी है। लेकिन क्या हमेशा मानसून रहती है? नहीं रहती है। कभी ठंडा रहती है, कभी थोड़ी गर्मी भी होती है। गर्मी भी हमारे यहाँ 2 तरह का है। एक ऐसी गर्मी जो बिल्कुल सूखी होती है, अप्रैल मई जून वाला गर्मी। उसके बाद एक गर्मी होती है जब बारिश होती है, यानी कि जून से लेके सितंबर तक की गर्मी। तो इस तरह से मौसम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जलवायु जो होता है वो औसत मौसम के दशाओं को कहा जाता है। और ये जो दशाएं होती हैं वो लंबे डाटा संग्रह के बाद अनुमान लगा दिया जाता है कि अमुक जगह का जो जलवायु है वो इस तरह का है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो जलवायु होती है उसी पे आधारित वनस्पतियाँ होती हैं। अब है मौसम। किसी स्थान पर किसी विशेष क्षण में मौसम को घटकों यानी कि तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि मौसम जो होती है किसी खास क्षण में किसी बहुत सारे वायुमंडल के जो घटक जैसे कि टेम्परेचर, वायुदाब, पवन इत्यादि पर आधारित होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि आप एक दिन सुबह में सो के उठे और आपने देखा कि अरे बहुत गर्मी, तो आप क्या बोलते हैं? अरे बड़ा गर्मी वाला मौसम अभी है, बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते हैं कि गर्मी का जलवायु है, उससे आपको मतलब नहीं होता है जल्दी। कभी आप बाइक चला के जा रहे हैं, थोड़ी बारिश हुई, मौसम बहुत सुहाना हो गया, तो आप क्या बोलते हैं? अरे बड़ा सुहाना मौसम हो गया। यानी कि मौसम जो है बहुत जल्दी बदल सकती है, चेंज हो जाती है। लेकिन जलवायु जो होती है वो लगभग चेंज नहीं होती है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है, उसे टाइम लगता है चेंज होने में। तो मौसम के बारे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी खास क्षण में कुछ एक दशाओं में क्या क्या शामिल होगा? तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण और भी चीज़ें हो सकती हैं।
इस पर आधारित जो भाव होते हैं या प्रभाव होते हैं उसे हम मौसम के श्रेणी में रखते हैं। अब है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसे एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक प्रमुख होते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे कारक रखे हैं जो प्रमुख होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। पहला है अक्षांश या विषुवत से दूरी, इक्वेटर से दूरी। देखिए, जो हमारा जो धरती है वो गोल है, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाते हैं तो सूर्य की पड़ने वाली किरणें जो होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं। अब इस तिरछी होने के कारण क्या होता है कि ऊर्जा जो है या उष्मा जो है वो पृथ्वी को वहाँ पे कम मिलता है। फलस्वरूप जलवायु जो होती है धीरे धीरे गर्म से ठंडी की ओर होने लगती है। ये कैसे होती है जो देख लीजिए। मैं इसे हटा दे रहा हूं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है, इधर से सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये मान के चलिए विषुवत रेखा है, तो यहां पे सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे पड़ती हैं, एकदम सीधा पड़ेगी। लेकिन इन इलाकों के बारे में सोचिए कि सूर्य की किरणें कैसे पड़ती होंगी, तो यहां ऐसे ऐसे पड़ती हैं। इन इलाकों के पर कैसे पड़ेगी, इन इलाकों पे ऐसे ऐसे पड़ेगी, यानी कि सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं। तो तिरछा पड़ने के कारण क्या होती है कि वहां सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी कम पहुंचती है। इसके कारण जलवायु बदल जाता है। यहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी, यहाँ पे गर्मी तो रहेगी लेकिन ठंडा भी रहेगी। और यहाँ क्या हो जाएगा कि सूर्य की किरणों को, यहाँ से मान के चलिए सूर्य है तो सूर्य की किरणों को बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। फलस्वरूप इसमें सूर्य की जो क्या कहते हैं किरणें हैं उसमें ऊर्जा फैलाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऊर्जा भी उसमें कम रहेगी। तो इस इलाकों में क्या होता है कि ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं तो मौसम की जो गर्मी होती है वो घटते चली जाती है। तो विषुवत वृत्त से दूरी पर निर्भर करता है जलवायु। लेकिन क्या सिर्फ इसी पर निर्भर करता है? नहीं, और भी कारक है। और क्या है? दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, कोई इलाका है, ये सी लेवल है, सी लेवल है, कोई इलाका सी लेवल से बहुत ऊंचा, कोई लेवल यहीं तक ऊंचा। तो जो बहुत ऊंचा है उसमें ठंडा पड़ेगा, जो कम ऊंचा है उसमें कम ठंडा पड़ेगा। अब भारत के उदाहरण में देखिए, जालंधर और शिमला। जालंधर शिमला दोनों एक ही जगह, एक ही अक्षांश पे है। मान के चलिए कि दोनों जो हैं वो एक ही अक्षांश पे है, जालंधर और शिमला। लेकिन शिमला जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई पे है, अर्थात वो चूंकि हिमालय के पहाड़ पे है तो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा है। लेकिन जालंधर जो है मैदानी इलाकों में है, फलस्वरूप जालंधर में हमेशा गर्मियों पड़ता है और शिमला में हमेशा ठंडा रहता है। या यूँ कहिए कि जालंधर जो है वो भारत के मानसूनी इलाकों में आ जाता है, जबकि शिमला मानसूनी इलाकों में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो कोई इलाका जो समुद्र तल से कितनी ऊंची है इस पर भी वहाँ की जलवायु निर्भर करती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम धरती से, यानी कि यहाँ से प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। अर्थात मान के चलिए कि यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है तो पहला 165 यहाँ है तो 39 डिग्री हो जाएगा, फिर दूसरा 165 यहाँ है तो 38 डिग्री हो जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा तो 37 डिग्री हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री घट जाती है। तो कोई इलाका बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है तो वहाँ का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है ये भी इस पर भी निर्भर करता है किसी खास क्षेत्र की जलवायु। दूसरा है समुद्र से दूरी। ये देखिए, समुद्र से दूरी में क्या होता है कि अब मान के चलिए कि कोई इलाका है, यहीं पे समुद्र है, जैसे मुंबई जो है ये समुद्र के किनारे में है, ठीक है। लेकिन नागपुर यहाँ है,
दोनों एक ही अक्षांश पे हैं, अक्षांश दोनों एक ही हैं, मुंबई और नागपुर। लेकिन मुंबई का मौसम हमेशा अच्छा होता है, जबकि नागपुर में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ये समझ पूछे कि महाद्वीपीय क्या होते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब हो गया कि जब ठंडा पड़ेगी तो बहुत पड़ेगा, और जब गर्मी भी पड़ेगी तो बहुत पड़ने लगेगी। तो इसे मतलब अति बड़ा जो चेंजिंग होता है उसे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोला जाता है। तो मुंबई में क्या है, यह समुद्र के जस्ट किनारे है। तो यहाँ पर क्या है कि समुद्र समकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। समकारी प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब हुआ कि वहाँ क्या कहते हैं, हमेशा थोड़ी सी आर्द्रता रहेगी और वर्षा हमेशा होते रहेगी। अर्थात मौसम बहुत गर्म कभी नहीं होगा और बहुत ठंड भी नहीं होगी। इसके पीछे कारण यह है कि समुद्र का जो जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और समुद्र का जल फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, तो अपने ही प्रभाव में पूरे इलाके को रखती है। जबकि नागपुर क्यों, वैसा कोई भी इलाका जो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है, महाद्वीपीय प्रभाव में है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी फिर ठंडा हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि जो धरती होती है उसके साथ ही बात होता है कि धरती का जो सरफेस है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। चौथा है प्रचलित पवनों का स्वरूप। प्रचलित पवनों का स्वरूप क्या है कि पवनें किस प्रकार से चलती हैं। यदि पवनें गर्म चल रही हैं तो फिर वहाँ गर्मी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी यदि पवनें ठंडी चल रही हैं तो वहाँ फिर ठंडी प्रभाव वाली जलवायु होगी, चाहे मौसम वहाँ का कुछ भी हो। अब इसको भारत के संदर्भ में समझिए कि भारत के संदर्भ में मई जून में आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर भारत में प्रचंड लू चलती है। अब लू जो होती हैं चूँकि मध्य एशिया से क्या कहते हैं, पाकिस्तान से पीछे के इलाकों से उठ करके वो आती हैं और वो अपने पूरा का पूरा जो लू होता है वो महाद्वीपीय के अंदरूनी भाग से आता है और वे पूरी शुष्क होते हैं और साथ ही अपने साथ पूरी की पूरी ऊर्जा लेके, उष्मा ऊर्जा लेके चलते हैं। फलस्वरूप पूरा उत्तर भारत जो होता है भयानक गर्मी की चपेट में होता है। और जब यही पवनें लौट करके समुद्र के सरफेस से उजर के आती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, आर्द्रता आ जाता है, फिर वही पवनें बारिश करने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रचलित पवनों का जो स्वरूप होता है वो भी किसी खास क्षेत्र के इलाकों को निर्धारित करने में बहुत भूमिका निभाता है। मैंने उत्तर भारत का उदाहरण दिया गर्मी का, लेकिन इसी उत्तर भारत के फिर ठंडा को भी देख लीजिए कि ईरान के आसपास से उठने वाली जो पवनें होती हैं वो पवनें पाकिस्तान पार करते हुए भारत में आती हैं ठंडी के समय में भी, और वो पवनें बहुत शुष्क होती हैं। तो जब आप देखिएगा कि जाड़े के मौसम में वैसी पवनें भारत में लगभग वर्षा नहीं कराती हैं, लेकिन जब वही पवनें लौट करके यानी कि भारत के इलाकों को लौट करके और अरब सागर को पार करती हैं, तो अरब सागर में समुद्र है तो समुद्र से वो क्या प्राप्त कर लेती हैं, आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं। और जब वही तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं तो भयानक वर्षा पड़ती हैं। आपने सुना होगा कि भाई तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में भयानक बारिश होती है। इसके पीछे कारण वही है कि जो पवनें उठ के आती हैं महाद्वीपों के अंदरूनी भागों से, वो प्रारंभ में तो वर्षा नहीं कराती है, लेकिन जैसे ही समुद्री इलाकों को पार करती हैं अपने साथ आर्द्रता लाती हैं तो भयानक वर्षा करती हैं। तो इससे वहाँ का मौसम क्या आता है, प्रचलित पवनों के स्वरूप पर निर्भर करता है। अब है मेघाच्छादन। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मेघ छाया हुआ है, तो वहाँ पर मौसम फिर अलग रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा क्या कहते हैं सुहाना टाइप के रहेगा। इसके अलावा समुद्र की धाराएं, देखिए समुद्री धाराएं भी किसी खास क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके पीछे कारण है कि समुद्री धाराएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। तो जो गर्म धाराएं हैं वो अपने साथ गर्मी लेके चलती हैं, तो जिस भी इलाके में जाएंगे वहाँ का गर्मी वो बढ़ा देंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देंगे। इसके बाद कोल्ड यानी कि ठंडी जलधाराएं जहाँ चलेंगी वो अपने साथ ठंडा मौसम बना के रखती हैं, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ के टेम्परेचर को वो गिरा देंगी। हालांकि ये जो समुद्री धाराएं वाले जो प्रभावी कारक हैं वो सिर्फ समुद्र के इलाकों तक ही होती हैं, बहुत दूर तक वो नहीं जाती, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अन्य कारक। अन्य कारक का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो इन सबसे परे होते हैं, जैसे किसी खास क्षेत्र का ढाल। अभी कहिए कि भाई क्या चीज़ है, देखिए ढाल का मतलब हो गया ऐसे कोई एक खास क्षेत्र है जिसका ढाल है और ये सूर्य के जस्ट सामने है ना, तो
अब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चलाते रहिए, यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी ही ज़्यादा रहेगी, बस समझ रहे हैं, यहाँ गर्मी ही ज़्यादा रहेगी और शाम होते होते फिर बारिश भी होगी, शाम होते होते या रात में बारिश भी होने लगेगी। इसका एक अलग फैक्टर होता है, मैं बाद में बताऊँगा जब पर्वतीय प्रकार की जलवायु पढ़ेंगे वहाँ पे। कहने का मतलब है कि किसी खास क्षेत्र का ढाल या वनस्पति का आवरण, यानी कि कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है, तो वहाँ पर भी जलवायु जो होती है कुछ अलग रहती है। यानी कि इन सब कारकों, समुद्र से धूलि, अक्षांश, विश्व, इन सब से अलग पर भी वो निर्भर करती है। अन्य कारकों में बहुत कुछ होते हैं, जैसे वनाच्छादन, पवनों का ढाल इत्यादि को अन्य कारक में रखा गया है। ये सब कारक भी क्या कहते हैं, किसी खास क्षेत्र के जलवायु निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था हमारा जलवायु, मौसम। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। उसके बाद अगले वीडियो में समझेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। अब देखते हैं इनके अंतर को। एक चीज़ आपके मन में सवाल आ सकता है कि श्रीमान, विश्व और भारत की जलवायु या कोपेन की जलवायु के पढ़ने से पूर्व इसकी एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? देखिए, जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। साथ ही कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, या आप विश्व या भारत के ही जलवायु को जब पढ़ेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि वहाँ पे क्या क्या अंतर उत्पन्न होता है और उन अंतरों का सम्मिलित प्रभाव फिर क्या होता है। जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान में आप देखेंगे कि दिन में प्रचंड गर्मी पड़ती है सालों भर, लेकिन वही राजस्थान में सालों भर रात्रि होते ही ठंडी पड़ने लगती है, आपको एक कंबल रोज ओढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? जबकि बिहार, बंगाल के इलाकों में ऐसा नहीं होता है। एक मौसम ऐसा आता है जब बहुत सुहाना होते हैं, ना ठंडी ना गर्मी होती है। तो इस तरह से जो चेंजिंग होते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो लंबी परीक्षाओं में या बड़े परीक्षाओं में आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, और आपको जब विस्तृत जानकारी नहीं होगी तो आप फिर कैसे कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो हमने इसी चीज़ के लिए आपको एक ओवरऑल या समग्र रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं सबसे पहले अब अंतर। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि दोनों एक ही चीज होता है, बस क्षेत्र सीमित होता है, अवधि सीमित होती है। मौसम में तापमान, आर्द्रता इत्यादि का ही प्रभाव होता है और छोटे समय के लिए होता है। लेकिन जब तापमान, आर्द्रता, ऊंचाई इत्यादि का व्यापक प्रभाव लंबी अवधि के लिए होता है तो फिर वो जलवायु हो जाती है। अब एक जलवायु में बहुत तरह के मौसम होगा, एक जलवायु इलाके वाले इलाके में बहुत तरह के मौसम होंगे, मौसम बदलते रहेंगे, दिन में कुछ, शाम में कुछ, एक सप्ताह कुछ, अगले सप्ताह कुछ, लेकिन जलवायु नहीं बदलती, वो स्थिर होती है। अब क्या क्या है जो देख लीजिए। जलवायु में बड़े क्षेत्र के लंबी अवधि की मौसम दशाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बड़ा क्षेत्र और अवधि भी बड़ा होना चाहिए। जबकि मौसम की कहता है कि किसी सीमित क्षेत्र की लघु अवधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि छोटे अवधि और छोटा क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। इसका कारण है कि ये चेंजिंग हो जाता है। हमारे यहाँ ठंडा आता है, गर्मी आता है, बरसात आता है, सब आते रहता है, लेकिन जलवायु हमारा जो है वो मानसूनी है। दूसरा कहता है कि जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव होती है, अर्थात विभिन्न तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता इत्यादि का सम्मिलित प्रभाव जो होता है वो उसका निर्धारण जलवायु के तहत होता है, या जलवायु पर उन सबका सम्मिलित प्रभाव होता है। लेकिन मौसम किसी एक कारक से भी प्रभावित हो सकती है, यानी कि तापमान और आर्द्रता से। दोपहर में बहुत गर्मी थी, शाम में बारिश हो गई, मौसम बहुत सुहाना हो गया, सुबह का मौसम शाम होते होते पलट गया। लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता है। जलवायु में दोनों को मिला के अध्ययन किया जाता है कि बारिश कब हुई और कितनी हुई, मासिक औसत बारिश कितनी हुई, वार्षिक औसत बारिश कितनी हुई, बारिश किस मौसम में, किस खास समय में कितनी ज़्यादा हुई। इन सब के सम्मिलित प्रभाव को ही निर्धारित करके फिर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जलवायु प्रायः स्थिर होता है या स्थायी होता है। मौसम अक्सर बदल जाता है। मौसम बदल है तो बदलेगा, जलवायु नहीं बदलेगी। कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र पर होता है, यानी कि जलवायु का जो प्रभाव होगा विस्तृत क्षेत्र पर होता है, जबकि मौसम का प्रभाव छोटे क्षेत्र पर होता है। मौसम का प्रभाव कहाँ पर होगा? छोटे क्षेत्र पर होगा।
मैं हट के बता देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। एक क्षेत्र में प्रायः एक ही प्रकार की जलवायु होती है, यानी कि एक व्यापक क्षेत्र में आप जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ का जलवायु एक ही तरह का होगा, लेकिन एक वर्ष में कई प्रकार के मौसम होते हैं किसी खास क्षेत्र में ही। यानी कि किसी खास क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो एक वर्ष में कई प्रकार के मौसम होते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जो ठंडे इलाके हैं, लेकिन कभी मौसम ऐसा भी आता है कि सारे बर्फ पिघल जाते हैं, फूल छोटे छोटे क्या कहते हैं घास निकल आते हैं, वहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। तो ये मौसम और जलवायु का एक ओवरऑल अंतर है, जलवायु और मौसम। तो ये था हमारा प्रारंभिक दृष्टिकोण से समझने के लिए कि आखिर जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है। अब इसी में हमने ये समझा कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। अब इसको आप एक नज़र देख लेंगे, नोट कर लेंगे, जहाँ से भी करें जैसे भी करें। अब समझेंगे हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को, और पूरी तरह से पीटी में भी साथ में मैं बता दूंगा कि पीटी में से परीक्षाएं कैसे पूछी जाती हैं और मेंस में भी कैसे परीक्षाएं पूछी जाती हैं। मेंस में तो आपको इससे भी पूछा जाएगा कि जलवायु एवं मौसम में अंतर बताएं, या वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि जलवायु और मौसम के अंतर को स्पष्ट करते हुए आप ये समझाएं कि किसी खास क्षेत्र की जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।